नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी का बटरफ्लाई चैनल में स्वागत है। आज हम विज्ञान विषय में 11वां पाठ कोशिका की रचना और सूक्ष्मजीव। कोशिका की रचना के बारे में पिछले वीडियो में हमने बताया था। आज हम सूक्ष्मजीवों की चर्चा करेंगे। सूक्ष्मजीव क्या हैं? अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, घोंघा, हाथी, कबूतर, कृमि। इनके आकार अनुसार दो समूहों में वर्गीकरण करो। पृथ्वी पर असंख्य सजीव हैं। उनमें से जो निरी आँखों से सहजता से नहीं दिखते, उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। ऐसे सजीवों को सूक्ष्मजीव कहते हैं। सूक्ष्मजीवों की उपस्थिति हमारे आसपास हवा, पानी, जमीन, अन्य पदार्थ, गंदला पानी, कचरा, इनके साथ साथ वनस्पतियाँ, प्राणी और मानव शरीर में सूक्ष्मजीवों का अस्तित्व होता है। इनमें से कुछ सूक्ष्मजीव अकेले रहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशिया, जबकि कुछ सूक्ष्मजीव बड़ी संख्या में बस्ती सी बनाकर रहते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव मृत वनस्पति प्राणियों के अवशेषों पर निर्वाह करते हैं। सूक्ष्मजीवों का निरीक्षण और मापन करो। देखो, डबल रोटी का टुकड़ा लो, उसे थोड़ा भिगोकर एक डिब्बे में 3 से 4 दिन बंद रखो। 3 से 4 दिनों बाद डब्बे में रखी डबल रोटी के टुकड़े का निरीक्षण करो। उसके लिए आवश्यक आवर्धक लेंस का उपयोग करो। गदले अथवा छोटे मोटे गड्ढों में जमे पानी की एक बूंद कांच पट्टी पर लो और सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखो। दही, छाछ की एक बूंद कांच पट्टी पर लो और उसका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा निरीक्षण करो। तुमने किए हुए निरीक्षणों के आधार पर दिखने वाले सूक्ष्मजीवों के चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। क्या तुम जानते हो, 100 माइक्रोमीटर से छोटी वस्तु हम निरी आंखों से नहीं देख पाते। कांच पट्टियां बनाकर सूक्ष्मजीवों का सूक्ष्मदर्शी की सहायता से निरीक्षण किया जाता है, परंतु जब 1000 गुना आवर्धन भी अधूरा पड़ता है, तब सूक्ष्मजीवों के अध्ययन के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ता है। कुछ सूक्ष्मजीवों के आकार: पैरामीशियम लगभग 100 माइक्रोमीटर, विषम ज्वर टाइफाइड का जीवाणु 1 से 3 माइक्रोमीटर, पोलियो विषाणु 28 नैनोमीटर। सूक्ष्मजीवों का आकार 100 माइक्रोमीटर से कम होता है। इतने छोटे आकार वाले होते हुए भी सूक्ष्मजीवों की कोशिका सभी जीवन प्रक्रियाएं संपन्न करती हैं। थोड़ा सोचो, क्या सुई के सिरे पर सूक्ष्मजीव समाएंगे? सूक्ष्मजीवों का स्वरूप यहाँ पर देखो, विभिन्न सूक्ष्मजीवों के चित्र दिए गए हैं। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीव यहाँ दिखाए गए हैं। कुछ सूक्ष्मजीव जैसे डबल रोटी पर उगने वाली फफूंदी, छोटे गड्ढों में जमे हुए पानी के शैवाल के तंतु, बहुकोशिकीय सूक्ष्मजीव जैसे बहुत से सूक्ष्मजीव एक कोशिकीय होते हैं। इनमें से कुछ जैसे जीवाणु, विषाणु सूक्ष्मजीवों की कोशिकाओं की रचना थोड़ी सी भिन्न होती है। इन कोशिकाओं में दृश्य केंद्र की कोशिकाओं में पाए जाने वाली सभी कोशिका पटल से आबद्ध कोशिका अंगक नहीं दिखाई देते। इनमें केवल प्रद्रव्य पटल, कोशिका द्रव्य और केंद्र काभ पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें आदि केंद्र की कोशिका कहते हैं। यहाँ पर देखो, आदि केंद्र की कोशिका का एक चित्र दिखाया गया है। उसके विभिन्न अंगों को बताया गया है। सूक्ष्मजीवों की वृद्धि: प्रत्येक सूक्ष्मजीव की वृद्धि और प्रजनन होने के लिए विशिष्ट वातावरण की आवश्यकता होती है। कुछ सूक्ष्मजीव बिना ऑक्सीजन के बढ़ सकते हैं। समुद्र तल, ध्रुवीय प्रदेशों की बर्फ, गर्म पानी के झरने जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कुछ सूक्ष्मजीव बने रहते हैं। ऐसे समय पर सूक्ष्मजीव अपने चारों ओर कठोर कवच बनाकर अपनी जीवन प्रक्रियाएं रोक देते हैं। परिस्थिति अनुकूल होने पर कवच से बाहर निकलते हैं और अपनी जीवन प्रक्रियाएं शुरू करते हैं। उपयुक्त सजीव, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर एक प्रयोग दिखाया गया है। प्रयोग से पहले हम यहाँ देखते हैं राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान संस्थान पुणे। यह संस्थान कोशिका विज्ञान, जैव तंत्रज्ञान संबंधी संशोधन का कार्य करती है। इसका संकेत स्थल है www.nccs.res.in। सूक्ष्मजीवों की वृद्धि कहाँ होती है? माध्यम है मिट्टी, पानी, सड़ने वाले पदार्थ आदि। तापमान 25 डिग्री से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच। पोषण विशिष्ट पोषक द्रव्य, उदाहरणार्थ शैवाल, पर्णहरित, ऑक्सीजन। वातावरण गीला, नम और कोष्ण, हल्का गर्म। आकार और जीवन प्रक्रियाएं के अनुसार सूक्ष्मजीवों का शैवाल, कवक आदि जीवाणु, विषाणुओं में वर्गीकरण किया जाता है।
दो गमले से आधे भरो, उन्हें ए तथा बी नाम दो। गमला ए की मिट्टी में खरपतवार, गोबर, फलों के छिलके, सब्जियों के डंठल, कागज के टुकड़े जैसे कचरा मिलाओ। गमले बी के मिट्टी में टूटे कांच के टुकड़े, धातुओं की टूटी फूटी वस्तुएं, प्लास्टिक की थैलियाँ मिलाओ। बाग में इन गमलों को एक जगह पर रखो। 3-4 सप्ताहों के बाद दोनों गमलों का निरीक्षण करो। गमला बी का कचरा क्या वैसे का वैसा रहा? गमला ए का कचरा कहाँ गया, क्यों? गोबर और मिट्टी के सूक्ष्म जीव भोजन पानी के लिए कचरे का विघटन करते हैं। कुछ ही दिनों में कचरे का उत्कृष्ट उर्वरक में रूपांतरण होता है। वह परिसर की स्वच्छता भी बनी रहती है। कचरे की तरह घरेलू गंदे पानी का व्यवस्थापन करते समय कार्बनिक पदार्थ शीघ्रता से सड़ने के लिए पानी में सूक्ष्म जीव छोड़े जाते हैं। थोड़ा सोचो, गीला और सूखा कचरा अलग क्यों करना चाहिए? बताओ। मेथी, मटर, सेम की फली, इनके पौधों की जड़ों का निरीक्षण करो। जड़ों पर गांठें क्यों होती हैं? दलहनों की जड़ों पर पाई जाने वाली गांठों में मिट्टी में पाए जाने वाले कुछ सूक्ष्म जीव हवा का नाइट्रोजन का उनके यौगिकों में रूपांतरण करते हैं। इसकी जानकारी हमने पिछले पाठ में की थी। यह यौगिक दलहनों में प्रथिन का अनुपात बढ़ाते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है। थोड़ा याद करो, माँ दूध से दही कैसे जमाती है? घरों में देखा होगा तुम लोगों ने। दूध से दही कैसे बनाया जाता है? गुनगुने दूध में दही छाछ की कुछ बूंदें मिलाकर 8 से 10 घंटे तुलनात्मक रूप से थोड़ा गर्म कोसर जगह पर रखने पर दही में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि शीघ्रता से होती है और दूध का रूपांतरण दही में होता है। छाछ, मक्खन, चीज तथा अन्य दुग्धजन्य पदार्थ तैयार करने की में सूक्ष्म जीव उपयोगी होते हैं। किण्वन, फर्मेंटेशन, सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं द्वारा कुछ पदार्थों का अन्य कार्बनिक पदार्थों में रूपांतरण होने की रासायनिक अभिक्रिया को किण्वन अथवा खट्टापन आना अथवा सड़ना कहते हैं। इस अभिक्रिया में ऊष्मा का निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें तैयार होती हैं। वे गैसें पदार्थ का आयतन बढ़ाती हैं, जैसे डबल रोटी, इडली के आटे का फूलना। इन गैसों के बाहर निकलते समय पदार्थ में झाग उत्पन्न होता है। दूध से दही बनाना, फलों और अनाज से अल्कोहल तैयार करना, आटे से डबल रोटी बनाना। इसी तरह साइट्रिक अम्ल, जीवन सत्व और प्रतिजैविक निर्मित में किण्वन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। थोड़ा सोचो, सूजी, इडली, भटूरे, नान बनाते समय उनमें दही क्यों मिलाते हैं? दही, इडली और डोसा जैसे पदार्थ सुपाचक कैसे बनते हैं? अनाज का आटा, फूलों के रस में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होने दें तो अपनी वृद्धि और पुनरुत्पादन करते समय वे इन पदार्थों का अपघटन करती हैं। इससे नए रसायनों की निर्मित होती है। इस गुणधर्म को दृष्टिगत रखते हुए हमारे दैनिक उपयोग में अनेक पदार्थ सूक्ष्म जीवों की सहायता से बनाए जाते हैं। यदि बीमार हो तो डॉक्टर कभी कभी पेनिसिलिन जैसी औषधि की कैप्सूल देते हैं, इंजेक्शन देते हैं। ऐसी विशिष्ट प्रकार की औषधियाँ रोग कारक जंतु का नाश करती हैं और उनकी वृद्धि रोकती हैं। इन औषधियों को प्रतिजैविक कहते हैं, एंटीबायोटिक्स कहते हैं। विशिष्ट प्रजाति की सूक्ष्म जीवों की सहायता से प्रतिजैविक बनाए जाते हैं। पहले दुर्दम में माने जाने वाले क्षय, विषम ज्वर, हैजा अनेक रोग प्रतिजैविकों के उपयोग से नियंत्रण में लाए गए हैं। पालतू जानवरों के भोजन में प्रतिजैविक मिलाकर उनका रोगों से बचाव किया जा सकता है। वनस्पतियों में होने वाले रोगों पर प्रतिजैविकों का उपयोग कर नियंत्रण पाया जा सकता है। इसे सदैव ध्यान में रखो। प्रतिजैविक लोगों पर रोग लगाने से पहले के लिए होते हैं, परंतु चिकित्सक की सलाह के बिना इन औषधियों का उपयोग करना हानिकारक है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार उनकी मात्रा पूरी करना आवश्यक है। इसी तरह बदन दर्द, सिर दर्द, जुकाम जैसी बीमारियों के लिए अपने आप दवाई खरीद कर न खाएं। रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ाने वाला टीका सूक्ष्मजीवों की सहायता से प्रयोगशाला में बनाया जाता है। विशिष्ट रोग का टीका हमने लगवाया हो तो हमारे शरीर में की रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ती है और रोग होने की आशंका न के बराबर होती है। चमड़ी पर प्रक्रिया करना, सन के पौधे से पटसन के धागे प्राप्त करना, इन प्रक्रियाओं में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। कुछ सूक्ष्म जीवों की वृद्धि तेल पर होती है। ऐसे सूक्ष्म जीवों की मदद से समुद्र में हुए तेल के रिसाव से बनी तेल की परत हटाकर पानी को स्वच्छ किया जाता है। खेतों की खरपतवार और कूड़ा, मानवीय मलमूत्र, घर का गीला कचरा इकट्ठा कर बायोगैस संयंत्रों के माध्यम से जैव गैस और खाद निर्मित की जाती है। उपद्रवी सूक्ष्मजीव, अभी हमने देखा यूजफुल उपयोगी सूक्ष्मजीव, अभी उपद्रवी सूक्ष्मजीव। बंद डिब्बे में बची हुई मिठाई या डबल रोटी का 3-4 दिनों में क्या होता है? बहुत दिनों तक रखा हुआ मुरब्बा, अचार की बरनी खोलने पर उस पर कभी कभी सफ़ेद रंग की चकती जैसी परत जमी दिखाई देती है अथवा काले रंग के कण दिखते हैं। गर्मी के दिनों में दूध, मांस खराब हो जाता है।
बासी गीले अन्य पदार्थों पर फफूंदी की वृद्धि होती है। ऐसे अन्न जिस पर फफूंदी की परत जमी हो उसका हम क्या करते हैं? क्यों? अन्न विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग। स्वयं पोषण करते समय कुछ सूक्ष्मजीव विषैले पदार्थों को एंट्रोटॉक्सिन्स अन्न में मिलाते हैं। ऐसे अन्न का सेवन करने से हमें उल्टी दस्त होते हैं। थोड़ा सोचो, अन्न पदार्थ दूषित हो गया तो कैसे पहचानोगे? बाहर से अन्न पदार्थ खरीदते समय तुम क्या सावधानी बरतोगे? क्यों? शादी जैसे बड़े भोजन समारोह अन्न विषाक्तता जैसी घटनाएं क्यों होती हैं? रोग कारक सूक्ष्मजीव, जलाशयों के आसपास की अस्वच्छता और घरेलू गंदे पानी के संपर्क में आने से दूषित हुए पानी में तथा बासी खुले हुए जिस पर मक्खियाँ बैठी हों अन्न में सूक्ष्मजीव होते हैं। ऐसे दूषित अन्न का सेवन करने से विषम ज्वर, कालरा, पीलिया, गैस्ट्रो जैसे आहार नाल से जुड़े रोग होते हैं। श्वास नली के रोग से ग्रस्त व्यक्ति की खांसने और छींकने से उस रोग के सूक्ष्मजीव हवा में फैलते। सांस लेने पर स्वस्थ व्यक्ति के श्वसन में संस्थान में जाकर जुकाम, खांसी, घरसर, निमोनिया, क्षय जैसे रोग हो सकते हैं। कचरे के ढेर, गटर, जमा हुआ पानी, ऐसे स्थानों पर मच्छर की उत्पत्ति होती है। मादा मच्छर के दंश से मलेरिया, डेंगू, हाथी रोग, पीत ज्वर, चिकनगुनिया, झीका ज्वर जैसे रोगों के कारक सूक्ष्म जीवों के मानव शरीर में प्रवेश करने की संभावना होती है। इसे अवश्य देखें। क्या घर की पानी की टंकी और उसका पानी स्वच्छ है? क्या विद्यालय की पानी टंकी और उस स्वच्छता गृह स्वच्छ है? क्या घर के पास खुले में रखे गमले, टायर, प्लास्टिक के डिब्बों आदि में पानी इकट्ठा हुआ है? पानी के बर्तन, पानी की टंकी कितने दिनों में साफ़ की जाती है? इसे सदैव ध्यान में रखो। हमेशा ताज़ा और ढका हुआ खाना खाएं, उबला हुआ पानी पिएं, खांसते छींकते समय मुंह रुमाल से ढक लो। घर के आसपास कूड़ा या पानी जमने न दो। स्वच्छ भारत अभियान लगभग 80% बीमारियां अस्वच्छता के कारण होती हैं। परिसर स्वच्छ रखना, इधर उधर कचरा न फेंकना, खुले में शौच न करना संसर्गजन्य रोगों की रोकथाम करने के सरल उपाय हैं। अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ सार्वजनिक स्वच्छता के विषय में जागरूकता निर्माण करने के लिए देश भर में स्वच्छ भारत अभियान राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में अनेक वर्षों से कार्यान्वित है। चलो हम भी अपनी पाठशाला आसपास के परिसर में स्वच्छता विषय की उपक्रम कार्यान्वित कर उसमें सहभागी हों। मानव की तरह प्राणियों, वनस्पतियों, पक्षियों को सूक्ष्मजीवों के कारण कौन कौन से रोग होते हैं? क्या तुम जानते हो? हमें बुखार आता है, अर्थात निश्चित रूप से क्या होता है? मानव शरीर का तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। शरीर में सूक्ष्मजीवों का प्रवेश होने पर रक्त की प्रतिकार व्यवस्था अपना काम शुरू कर देती है। शरीर का तापमान बढ़ने के कारण सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। जख्म भरते समय वह जगह थोड़ी गर्म लगने का यही कारण है। मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तथा सूक्ष्मजीवों के अधिकतम वृद्धि होने का तापमान 15 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका परस्पर संबंध कैसे स्थापित करोगे? वर्षा ऋतु में कपड़े नम रह जाने का क्या होता है? टाट और पर्सन की थैलियों पर काले सफ़ेद दाग इसलिए होते हैं। चमड़े के बटुए, पर्स, पट्टा, जूते, इन सभी को पॉलिश लगा कर क्यों रखा जाता है? पुराने रबड़, कागज, नोट, इन पर पाउडर जैसा कौन सा पदार्थ दिखाई देता है? ऊपर बताए गए सभी पदार्थ जैसे सूती, कपड़े, टाट, पर्सन, कागज, रबड़ या वनस्पति जन्य तो चमड़ा प्राणी जन्य है। नम हवा में इन पदार्थों पर फफूंदी और अन्य सूक्ष्मजीवों की वृद्धि होकर वे खराब तथा क्षीण हो जाते हैं। इस प्रकार से हमारा ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। इसका स्वाध्याय हम अगले वीडियो में देंगे। धन्यवाद।